बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टेंसर एनालिसिस के ऊपर हमारी चौथी वीडियो है। इसमें हम ये जानेंगे कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। वो जानने से पहले एक छोटी सी काविश है, वो हम करते हैं। ये मैंने 3D कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस 3D में स्पेस में x=1 का क्या मीनिंग है। तो आप चेक कर लें, x=1 क्या है। एक प्लेन है हमारे पास। बस इस बात को अब हमने ज़हन में रखना है। हमने क्या किया, अपने जो x कोऑर्डिनेट है उसको हमने एक कांस्टेंट वैल्यू दी, तो हमारे पास क्या बना, एक प्लेन बना। इसी तरह हम इसको 2 वैल्यू देते हैं तब भी एक प्लेन बनेगा। इसका मतलब क्या है, हर कांस्टेंट वैल्यू एक प्लेन जनरेट कर रही है। अब यही बात हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे। अच्छा, जो हमारे पास 3D स्पेस है माज़रत चाहता हूँ, जो 3D स्पेस है हमारे पास, उसमें x, y और z क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। यानी कि हर दो एक्सिस 90 का एंगल बना रहे हैं। अच्छा, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वो एक्सिस हैं वो हमेशा 90 का एंगल बनाएं। एक स्पेशल केस है जिसमें 90 का एंगल बनाते भी हैं, लेकिन हम ज़रूरी नहीं है कि एक्सिस को ऐसा लें कि वो 90 का एंगल बना रहे हो। ये नंबर 1 बात आपने याद रखनी है। ओके, अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, साफ नाम से ज़ाहिर है कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे जिनमें उनके एक्सिस क्या होंगे, कर्व्ड होंगे। ठीक है जी। लें जी, तो हम इस वक्त आ चुके हैं स्क्रीन पर। ये मैंने ओपन कर लिया है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए, आप चेक कर लें। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्या बन रहे हैं हमारे पास। जब भी हम x को कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं या y को कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं या z को कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, तो हमारे पास एक प्लेन जनरेट होता है। और प्लेन भी क्या है, एक ख़ास किस्म की सरफेस है। यहाँ पर आप गौर कर लें, Q1 है, Q2 है, Q3 है। जब इनको हम जो वैल्यूज़ हैं वो देंगे, कांस्टेंट वैल्यूज़ देंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, ये हमारे पास सरफेसेस बनेगी। ये बात पहली बात है जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हमने ये जानना है कि इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो हम आर्क लेंथ है या एरिया एलिमेंट है या वॉल्यूम एलिमेंट है, वो हम किस तरह निकालते हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप ये जानिए, क्या आपके पास डायरेक्ट, ये आपके पास ना एक रोड है, ये कर्व्ड पाथ है। ठीक है जी। क्या हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है कि हम पॉइंट ए से इस पॉइंट से, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हम जो है डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला है कि हम इसका एक्यूरेट जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर सकें। क्योंकि जो हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं वो यूक्लिडियन स्पेस के लिए है, और वो हमारे पास फ्लैट होती है, सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है। तो वहाँ पर हम अगर 2D में बात कर रहे हैं तो फिर हम 2 पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं, और इसी तरह अगर 3D में बात कर रहे हैं तो 3 पॉइंट फार्मूला हमारे पास लग जाता है। लेकिन जब हम कर्व्ड पाथ की बात कर रहे हैं तब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम वो वाला फार्मूला लगा सकें। उससे हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा और वो फिजिबल नहीं है। मैं ये ग्राउंड सेट कर रहा हूँ। तो मेरा भाई, हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी स्ट्रेट मतलब हम ये हमारे पास फ्लैट सरफेस तो है नहीं कि हम इसके लिए जो है वो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला वो हम लगा सकें। तो इसके लिए हम ना आर्क लेंथ एलिमेंट का सहारा लेते हैं। अब आर्क लेंथ एलिमेंट क्या है, आर्क लेंथ एलिमेंट ये है कि आप इस कर्व पाथ के ना छोटे छोटे स्ट्रेट पीसेस करें, इनफाइनाइटेसिमल छोटे छोटे पीसेस करें हम स्ट्रेट। अब उन पीसेस को हम मिलाते जाएं, छोटे छोटे पीसेस करते करते उनको हम मिलाते जाएं, और लास्ट पे उन सब का इकट्ठा क्या कर लें, सम कर लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस पूरे कर्व पाथ की हमारे पास क्या आ जाएगी, आर्क लेंथ आ जाएगी। असल में आर्क लेंथ का यही मतलब होता है ना कि आर्क का डिस्टेंस कितना, एक पॉइंट से लेकर उसके इनिशियल पॉइंट से उसके टर्मिनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना, उसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। लेकिन वो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो हैं हम सेगमेंट्स बनाते जाएंगे और उनको लास्ट में उनका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। इसलिए आप ने देखा है कि जब हम अभी आर्क लेंथ का फार्मूला पढ़ेंगे तो उसके लिए हम ds यूज़ करेंगे। ds मतलब डेल्टा, छोटा सा चेंज।
थोड़ा सा चेंज, यानी कि छोटा सा हमारे पास सेगमेंट होगा, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स मिलते जाएंगे, तो वो पूरे का पूरा पाथ जो है उसको कवर कर जाएंगे। चलें, अब हम ये हमारी जो है ग्राउंड सेट हो चुका है। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर जो है इसके प्रॉपर मैथमेटिक्स के ऊपर आते हैं। जैसे हमने हाँ पिक्चर्स के ज़रिए बेस अपनी बनाई है, एक ग्राउंड सेट किया है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचेंगे। सबसे पहले बिल्कुल सादा सी बात करते हैं। सबसे पहले मेरा भाई ये है कि ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है, यहाँ पर वो पॉइंट और वो पॉइंट है एक्स कोमा वाई। इसका मतलब क्या है कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स यूनिट ट्रैवल करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर इधर वाई यूनिट ट्रैवल करते हैं, यूँ। ठीक है जी, तो आपके पास जो है ये पॉइंट आपको मिल जाता है। लेकिन इसका एक और तरीका भी तो है, वो क्या है कि हम डायरेक्ट जो है ये डिस्टेंस ले लें, यहाँ पर ये थीटा बनेगा, इसको हम आर बोल रहे हैं, ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास एक्स है। ओके, अब बात ये है कि हम जो पहले एक्स वाई ले रहे हैं उसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, और जब हम आर और थीटा लेंगे तो उसको हम पोलर फॉर्म बोलेंगे। तो उसको हम लिखते किस तरह हैं, जैसे कि हम जानते हैं ये एफएससी का कॉन्सेप्ट है। जो एक्स हमारे पास होता है, एक्स इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास आर कॉस थीटा, और वाई जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। ठीक होगी बात जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो x है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब है जी, x जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, r और थीटा के ऊपर। इसी तरह y को जब हम लिखेंगे तो y भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, r और थीटा के ऊपर। क्या सिर्फ x ही r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या सिर्फ y ही r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या r और थीटा x और y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। इसका मतलब r को भी हम लिख सकते हैं किस तरह, r का हमारे पास फॉर्मूला क्या है r का हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप चेक कर लें, r को हमने इन टर्म्स ऑफ x और y लिख दिया, r को हमने x और y की टर्म्स में लिख दिया। एक मिनट जी, इसका मतलब क्या है कि जो r हमारा है वो x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और थीटा भी इसी तरह। थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स y ओवर x। थीटा भी यहाँ पर क्या है, y ओवर x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि x को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा लिखा जाता है, यानी कि लिखा जा सकता है एक्स और वाई को, और इसी तरह एक्स आर और थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई लिखा जा सकता है। लेकिन ये हमेशा भी पॉसिबल नहीं होता कि हम एक कोऑर्डिनेट को जो है वो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकें। बरकैफ इस चीज़ को हम जो है अब आगे इस्तेमाल करने लगे हैं। ये हम आते हैं अब अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि वो क्या है। ओके जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने आपको बता दिया कि एक्स को और वाई को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा लिखा जा सकता है और आर थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई लिखा जा सकता है। सेम इसी तरह हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी ऑफ एनी पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ द फंक्शन u1 u2 u3। कहता है कि हम जो है लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई जी को u1 u2 u3 की टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो ये लिखने का अंदाज़ हो गया। अब सेम इसी तरह जैसे हमने आर थीटा को एक्स वाई में रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह हम u1 u2 u3 को भी एक्स वाई जी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात हमारी क्लियर होगी, ये बात उधर से हमने देख ली। आगे चलते हैं। अभी आगे वही बात जो हम बता रहे थे अभी कि जैसे ही हम u1 को या u2 को या u3 को कांस्टेंट की इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी, सरफेसेस मिलेंगी। क्या मिलेंगी, सरफेसेस। और ये आप चेक कर लें, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है और ये भी एक कर्व है। ओके, असल तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास
जो आर्क लेंथ एलिमेंट है वो क्या है। तो ये वाली जो सारी अब मैथमेटिक्स है इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ, इसको मैं इधर लिखता हूँ। तो मेरा भाई आर मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है, हम लेट कर लेते हैं कि आर क्या है, एक हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। ठीक है जी, स्पेस में हम इस तरह इसको करते हैं, जे कंपोनेंट के कंपोनेंट जी एक्सिस के लॉन्ग के कंपोनेंट। ओके, जैसे कि अभी हमने कहा कि एक्स किसके इक्वल है, एक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u1 u2 और u3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u1 u2 u3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जी भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u1 u2 और u3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, अब और ऑब्वियसली जब ये तीनों डिपेंड कर रहे हैं u1 u2 u3 के ऊपर एक्स वाई जी, तो आर भी चूँकि इनका क्या है पोजीशन वेक्टर है, तो आर भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, u1 u2 और u3 के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ तक हमारी बात होगी। अब जो हमारे पास u1 कर्व है उसके ऊपर अगर हमने टेंजेंट लेना हो तो क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे किसका, इस पोजीशन वेक्टर का अलोंग किसके, u1 कर्व के। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखना चाहते हैं कि जो डेल, अच्छा माजरत चाहता हूँ मैं, डेल बोल जाऊँ या पार्शियल बोल जाऊँ, उनका एक ही सेम मीनिंग लीजिएगा, इट इज़ जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। तो पार्शियल आर बाय पार्शियल u1 ये क्या है, ये हमारे पास टेंजेंट है, इज़ टेंजेंट टू u1 कोऑर्डिनेट, u1 कोऑर्डिनेट। और सारी बात है वो u1 एक कर्व ही है, उसको कोऑर्डिनेट भी हम बोल रहे हैं। ओके, अगर हमने यूनिट टेंजेंट लेना हो, क्या लेना हो, यूनिट टेंजेंट लेना हो, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो आया है इसका हम क्या कर लेंगे, इसी को इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा E1 कैप, दैट इज़ डेल आर बाय डेल u1 ओवर डेल आर बाय डेल u1 इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो हमने क्या लिखा कि डेल आर बाय डेल u1 ओवर डेल आर बाय डेल u1 इसका मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल लिखा, E1 कैप। ये जो नीचे वाला है ना पोर्शन, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसको अगर हम h1 के क्या कहें, h1 जस्ट अपनी आसानी के लिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल आर बाय डेल u1 जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा, वो बन जाएगा, ये इधर डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h1 E1 कैप के इक्वल बन जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, डेल आर बाय डेल u2 होगा जो वो किसके इक्वल होगा, h2 ओवर h2 और E2 कैप, एंड डेल आर बाय डेल u2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सॉरी u3 वो किसके इक्वल होगा, h3 और E3 कैप के इक्वल होगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात होगी हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं ये करना चाहता हूँ कि जो अगर हम लेते हैं डेल u1 का, तो असल में ये क्या है, ये हमारे पास ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है। तो इसका मतलब क्या है, डेल u1, और अगर मैं इसी को इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दूँ तो इसको मैं E1 का नाम दे रहा हूँ। इसी तरह डेल u2 ओवर डेल u2 का मैग्नीट्यूड, इसको मैं E2 का नाम दे रहा हूँ। एंड डेल u3 ओवर डेल u3 का मैग्नीट्यूड, इसको किसका नाम दे रहे हैं, E3 का। तो असल में कहना ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें पिक्चर में थी ना हमारे पास, उसको कोशिश की है कि
एक्सप्लेन किया जाए कि असल में वो चीज़ें हैं क्या। आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास जैसे ही हम u1 को कांस्टेंट वैल्यू देंगे तो वो हमारे पास क्या जनरेट होती जाएगी, सरफेस जनरेट होती जाएगी, एक सरफेस बनेगी मुख्तलिफ़ कांस्टेंट वैल्यूज़ देते जाएंगे तो ओके। अब E2 क्या है, सॉरी u1 है, तो u1 के मुकाबले में E1 है जो कि इसके ऊपर क्या है, यूनिट टेंजेंट है। और E1 क्या है, E1 है सरफेस के ऊपर, u1 जो सरफेस है हमारी उसके ऊपर नॉर्मल है। क्या है जी, नॉर्मल है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास पेज है तो पेज के ऊपर ये जो मार्कर है ये क्या है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ठीक है जी। इसी तरह E1 जो है वो सरफेस u1 के ऊपर नॉर्मल बिहेव कर रही है, E2 जो है वो सरफेस u2 के ऊपर नॉर्मल बिहेव कर रही है, और E3 जो है वो सरफेस u3 के ऊपर नॉर्मल बिहेव कर रही है। ओके जी, यहाँ तक बात होगी। तो जो हमने लिखा कि, एक मिनट के लिए मैं दोबारा फिर लिखना चाहता हूँ, डेल आर बाय डेल u1 ओवर डेल आर बाय डेल u1 का जो मैग्नीट्यूड है ये हमने किसके इक्वल कहा, इसको E1 कैप के इक्वल कहा, ठीक है जी। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अपनी आसानी के लिए H1 लिखते हैं, डेल आर बाय डेल u1 मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या है, एक इज़ ए स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर, ये हमारे पास एक स्केल फैक्टर है। इसी तरह H2 और H3 वो भी क्या होंगे, स्केल फैक्टर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि हम, अगर हमने किसी भी पॉइंट को जो है रिप्रेजेंट करना हो 3D में तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वो पॉइंट जो है उसको यूँ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके कंपोनेंट A1i प्लस A2j प्लस A3k। ये किस में बात हो रही है, 3D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हमने यही बात जर्नल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए करनी हो तो हम क्या कहेंगे, A इक्वल टू A1 E1 E1 कैप, A2 E2 कैप, A3 E3 कैप। यहाँ पर ये जो E1 E2 E3 है ये क्या हैं, ये उनके यूनिट वेक्टर्स हैं। जिस भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम जो है सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं या स्फेरिकल की या पोलर की बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से ये होंगे, ठीक है जी। ये इन जनरल कोऑर्डिनेट्स, इन जनरल कोऑर्डिनेट्स। ओके जी। तो आर के बारे में हमने ये कहा कि आर जो है हमारे पास वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u1 u2 u3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है आर हमारा। ओके, अब हम चाहते हैं कि डिफरेंशियल लें इस आर का, इस आर का डिफरेंशियल क्या होगा, तो हम डी अप्लाई करेंगे, डी आर असल में। अब ये डी आर किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये इक्वल होगा, क्योंकि हमने पार्शली लेना है, u1 u2 u3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल आर बाय डेल u1 डी u1, ये डिफरेंशियल की वजह से आपको पता है ना डी भी साथ आता है, डी u1, उसके बाद डेल आर डेल आर ओवर डेल u2 डी u2, डेल आर
ओवर del u3 du3। ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशियल आ गया किसका, आर का। आर हमारे पास था क्या, ये पोजीशन वेक्टर था किसी भी पॉइंट पी का, किसके अंदर, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी भी पॉइंट पी का ये क्या था, पोजीशन वेक्टर था। ओके तो क्या ही अच्छा हो कि हम डेल आर इज इक्वल्स टू, ये देखिए डेल आर बाय डेल यू वन हमने किसके इक्वल कहा था, h1e1, डेल आर बाय डेल यू टू किसके इक्वल था, h2e2, और डेल आर बाय सॉरी पार्शल आर बाय पार्शल u3 किसके इक्वल था, h3e3 के इक्वल था। ठीक है जी। तो इसके मुताबिक क्या हम इस वाली चीज़ को यूँ लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, h1e1 कैप du1 प्लस h2e2 कैप du2 प्लस h3e3 कैप du3। ये हमारे पास जो है आर का डिफरेंशियल आ गया। ओके जी, तो अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि अब हम जो है वो आर्क लेंथ को डिफ़ाइन करें। ठीक है जी, आर्क लेंथ या फिर लाइन एलिमेंट। मैंने शुरू में आपको जो पिक्चर दिखाई थी कि एक रोड है हमारे पास, और उस रोड की हम डायरेक्ट जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम छोटे छोटे जो हैं सेगमेंट्स लेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स लेंगे, उन लाइन सेगमेंट्स को मिलाते हुए जो है वो हमारा कर्व पाथ जो है उसकी हम लेंथ टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, उसको हम लाइन एलिमेंट बोलते हैं। तो उसको अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं, लाइन एलिमेंट या फिर आर्क लेंथ। इसको जो है वो ds से हम ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम इसको सिंपल XY प्लेन में देखते हैं कि लाइन एलिमेंट क्या है। 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए ds कोई चीज़ है। देखिए, अगर हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है, मैं ये XY प्लेन की बात कर रहा हूँ, प्लेन की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर एंगल बना थीटा, ये आर, तो ये जो हमारे पास लेंथ बनती है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। और इसका हमारे पास फॉर्मूला है कि थीटा इज इक्वल टू s/r, या फिर हम इसको लिखते हैं s इज इक्वल टू r थीटा। तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब हम किधर बात कर रहे हैं, XY प्लेन में बात करें। अब यही बात जब हम करते हैं अपना कैलकुलस में फॉर सिंगल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि ये जो कर्व है इसकी आर्क लेंथ फाइंड करें, तो उसके लिए हमारे पास जो हैं वो 2 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से, एक तो है डायरेक्ट लेंथ हमने फाइंड करनी, तो उसका फॉर्मूला है कि हम इंटीग्रेट करें a से b, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट उसका, उस आर्क लेंथ का, और क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव ले करना हम उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का स्केयर करें, 1 ऐड करें और स्केयर रूट ले लें और इंटीग्रेट कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, आर्क लेंथ आ जाती है। इससे थोड़ा सा आगे चलिए, तो अगर हमारे पास उस कर्व की पैरामीटराइजेशन हो तो फिर यही फार्मूला हम एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं, और वो फार्मूला क्या है, dx/dt इसका स्केयर, dy/dt इसका स्केयर, और dz/dt इसका स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला होता है आर्क लेंथ फाइंड करने का। ओके, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम तो किस में इंटरेस्टेड हैं, हम चीज़ों को अब थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम आर्क लेंथ जो है वो डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, किसके लिए,
कार्टेशियन के लिए भी, पोलर के लिए भी, सिलेंड्रिकल के लिए भी, स्फेरिकल के लिए भी। तो बारी बारी हम करते हैं इसको। लें जी, अब आपको पता है कि आर्क लेंथ के लिए, आर्क लेंथ में हमारे पास स्क्वायर रूट आता है, तो उस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं डी एस नहीं लूँगा बल्कि मैं डी एस होल स्क्वायर ले लूँगा। ठीक है जी, ओके। दिस इज इक्वल टू डी आर डॉट डी आर। अब ये क्यों है इसके इक्वल, इसकी जो थ्योरी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर इसके ऊपर बात करूँगा। फ़िल वक्त के लिए लेक्चर ऑलरेडी लेंथी हो चुका है, तो अब हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी डेरिवेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए अब हम इसको किस तरह करेंगे। डी आर का ग्राउंड हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं कि डी आर हमारे पास क्या था, डिफरेंशियल आर हमारे पास क्या था, वो हम पहले ही बता चुके हैं। वो इधर मैंने बताया था, ये देखिए, ये मैंने बताया था H1 E1 DU1, H2 E2 DU2, H3 E3 DU3। तो इसको हम लिख लेते हैं। क्या था जी, H1 E1 कैप DU1 प्लस H2 E2 कैप DU2, H3 E3 कैप DU3, और इसी का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने, इटसेल्फ इसी के साथ ही लेना है। तो इधर जगह है कि नहीं, ठीक है जी, मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, या बल्कि मैं इसको ना नीचे लिख देता हूँ। मैं इसी का, क्योंकि ये डी आर है ना, एक बार ये डी आर लिख दिया, दोबारा हमने फिर लिखना है। तो H1 E1 DU1, H2 E2 DU2, H3 E3 DU3। ठीक है जी। अब हमें इस चीज़ का पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कंपोनेंट वाइज होती है, तो अब हम उसी हिसाब से इसको जो है कंपोनेंट वाइज, अच्छा हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात है, मैं ना अपनी आसानी के लिए फ़िल वक्त जो सिस्टम ले रहा हूँ ना, वो मैं अर्थोगोनल लूँगा। अर्थोगोनल लेने का मतलब क्या है भाईजान? अर्थोगोनल लेने का मतलब ये है कि E1 का E2 के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, E1 का E1 के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 है। जैसे I का I के साथ 1 होता है, I का J के साथ 0 होता है, इसी तरह। तो मैं सिर्फ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करूँगा फ़िल वक्त। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने जो सिस्टम लिया है वो ऑर्थोगोनल है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा H1 स्क्वायर E1 E1 मल्टीप्लाई हो जाएगा DU1 इसका स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर DU2 का स्क्वायर, H3 स्क्वायर H3 का स्क्वायर DU3 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया जी आर्क लेंथ का फॉर्मूला। अब मज़ेदार बात हम शुरू करते हैं, वो क्या है? अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये चैप्टर ना कुछ इंटरकनेक्टेड है पिछले चैप्टर के साथ भी। वहाँ पर हम कार्टेशियन के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, इनके हम स्केल फैक्टर्स फाइंड करते हैं पिछले चैप्टर में। तो मैं अब वो स्केल फैक्टर्स तो नहीं फाइंड कर रहा, वो जो स्केल फैक्टर्स फाइंड हुए हैं उनकी मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ प्लग कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो देखिए अगर इफ़ वी आर interested in Cartesian कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं, तब क्या होगा मेरा भाई, H1 की वैल्यू भी, यानी कि पहला जो स्केल फैक्टर है वो भी 1 होगा, दूसरा भी स्केल फैक्टर 1 होगा, और तीसरा भी स्केल फैक्टर 1 होगा। अब ये 1 ही क्यों होंगे, ये बाकायदा से फाइंड किए जाते हैं और हम इनको करेंगे इंशाल्लाह। अगर मैं इनको फाइंड करूँगा ना, ये वीडियो घंटे पे चली जाएगी, तो मैं नहीं चाहता। इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हम। फिर बता दें कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें स्केल फैक्टर्स होते हैं, जो एक्स के लॉन्ग होता है वो भी 1, वाई के लॉन्ग भी 1 और
जी के अलॉन्ग भी 1, ये तीनों ही 1 1। तो यहाँ पर आप पुट करें हैं इनको, तो जो डी एस का स्क्वायर है वो आपको क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा। अच्छा ये यू नहीं रहेगा अब, क्योंकि ये एक्स वाई जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्टेशियन है ना, तो ये यू बन जाएगा भाईजान, ये बन जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल नहीं है यार, ये डी एक्स का स्क्वायर यानी कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स उसका स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ वाई का स्क्वायर और डिफरेंशियल ऑफ जी का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला आर्क लेंथ का, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन जी अब हम बात करते हैं फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे कि अब उसकी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रहते हुए हम कैसे आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला तो जो बेसिक बनना था तो वो तो बन चुका है, अब हमने कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बदलते जाना है। ले मेरा भाई पहले हम बात करते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास जैसे कार्टेशियन में एक्स वाई जी होता है, पोलर में आर थीटा होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल में क्या होता है हमारे पास, इसमें होता है रो और थीटा और जी, यस रो थीटा और सी होता है हमारे पास। ओके, तो अब जो इसके स्केल फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जो रो के लॉन्ग है वो हमारे पास 1 होता है, जो थीटा के लॉन्ग है वो हमारे पास रो होता है, और जो जी के लॉन्ग है वो हमारे पास 1 होता है। ठीक है जी। तो इसको जब हम इधर लगाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू H1 की जगह पर 1 आ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे पास रो है ना, यानी कि ये u नहीं आएगा, यहाँ पर रो आ जाएगा। अब उसी हिसाब से जैसे पिछले में u की जगह पर x आया था और u2 की जगह पर y और u3 की जगह पर z आया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रो डी रो का स्क्वायर, और H2 किसकी इक्वल है, रो के, तो ये रो आ जाएगा, और यहाँ पर ये थीटा जी थीटा, तो सेकंड वाला, तो ये आ जाएगा डी थीटा का स्क्वायर, और लास्ट वन क्या है, एच जी क्या है, वो 1 है, नहीं लिखेंगे, और ये आ जाएगा डी जी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम आर्क लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करेंगे जी, उसमें आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम उसके स्केल फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये किन किन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा, ये डिपेंड करता है आर थीटा और फाई के ऊपर, यस आर थीटा और फाई के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब आर के लॉन्ग स्केल फैक्टर क्या है, वो 1 है, और थीटा के लॉन्ग क्या है, वो आर है, और फाई के लॉन्ग क्या है, आर साइन थीटा है। ले मेरा भाई इनको अब दोबारा हम पुट करेंगे किस फॉर्मूले में, ये जो हमने जनरेट किया हुआ है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास अब आंसर्स आते जाएंगे। देखिए जी, आर्क लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू H1 की जगह पर 1 आ गया, वो ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा डी आर इसका स्क्वायर प्लस H2 किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है, और वो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ये बन जाएगा डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस H3 किसका है, H3 क्या है, यानी कि
एच फाई क्या है, आर साइन थीटा, फाई के रिस्पेक्ट में है, तो यह आ जाएगा डी फाई का होल स्क्वायर। और इस तरह ये हमारा जो है आर्क लेंथ वाला टॉपिक, खैर ये मुकम्मल तो नहीं हुआ अभी, तो मैंने समझ लें कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ऑर्थोगोनल के ऊपर बात की है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। इंशाल्लाह ताला जो है हम अगर ऑर्थोगोनल ना हों तो फिर हम किस तरह करेंगे, उसके लिए इंशाल्लाह उसके ऊपर बात जो है वो हम ज़रूर करेंगे। बल्कि क्या ही अच्छा हो कि हम अगर उसके ऊपर भी बात कर लें, तो फिर हमें मीट्रिक टेंसर की तरफ जाना है। अब मीट्रिक टेंसर, लें जी, अब हम बात करने लगे हैं कि अगर तो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सिस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हैं, तो तब क्या होगा, तब हम आर्क लेंथ किस तरह फाइंड करेंगे। तो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा था, अब मुझे इसको यूं करके लिखना पड़ेगा तभी बात बनेगी। ओके, तो मेरा भाई फार्मूला वही हमारे पास जिसको हमने यूज़ किया है लास्ट टाइम, वो क्या है कि डेल डी एस यानी कि आर्क लेंथ इसका स्क्वायर किसके इक्वल था, डी आर डॉट डी आर। ठीक है जी, और इसकी वैल्यूज़ हमने पीछे देखी भी हैं, लिखी भी हैं, इनको दोबारा लिखते हैं। जी, तो वैल्यूज़ कुछ यूँ थी, H1 E1 कैप DU1, H2 E2 कैप DU2, H3 E3 कैप DU3, और इसका डॉट प्रोडक्ट आपने लेना था इसी के साथ ही। दोबारा लिखते हैं इसको, क्या जी, H1 E1 DU1, H2 E2 DU2, H3 E3 DU3। अब हमने जो है इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो अब आप गौर करें कि ये कोई इतना आसान नहीं है इनका डॉट प्रोडक्ट लेना। हम अपनी आसानी के लिए इस पूरी टर्म को, ये जो इतनी टर्म है, इसको मैं अल्फ़ा कह देता हूँ, अल्फ़ा 1, इसको कह देता हूँ अल्फ़ा 2, और इस वाली को कह देता हूँ अल्फ़ा 3। तो ये क्या बन जाएगा मेरा भाई, ये बन, इसी तरह ये भी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, या बल्कि बेहतर ये है कि हम इसको पहले अल्फ़ा 2 लिख लें फिर अल्फ़ा 1, जैसे चल रहा है। ओके, और इसी तरह अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, नीचे लिख देता हूँ अगला, प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 3। ये हमने इसको यूँ लिख दिया अपनी आसानी के लिए। अब आप गौर कीजिए, और गौर हमें क्या करना है, गौर हमें ये करना है कि वेरिएशन चेक करें। सबसे पहले यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है जी। इसको हम क्या कह देते हैं, अच्छा यहाँ पर 1 1 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 3 और ये 3। तो अगर हम इसको आई बोलें तो आई की वेरिएशन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से 3 तक। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, समेशन आई वेरीज़ 1 2 3 अल्फ़ा आई। अब आप दूसरे के ऊपर गौर करें,
1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी तरह इसको हम क्या लिख देंगे जे, और जे की वेरिएशन भी क्या है 1 से 3 तक है। और साथ हमारे पास जो था वो DUI और DUJ। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया? तो असल में आप गौर करें, हम किसी एक को ही अगर लिख के देख लें, बल्कि ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक ये हुई है कि देखें, मिस्टेक कोई भी नहीं है, वो असल में ये है कि आप बजाय कि ये DU1 DU2 भी लें, हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो इतने पार्ट को अल्फ़ा कह देते हैं, इतने पार्ट को बीटा कह देते हैं, इतने पार्ट को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। तो इसके मुताबिक बाकी ये हमारे पास बच जाएंगे सारे। DU1 देखें, जब ये DU1 पहले DU1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप चेक कर लें DU1 आ जाएगा। फिर ये DU1 जब इस DU2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर DU1 आ जाएगा यहाँ पर तो ये सिंपल हमने क्या किया है, इसको जो है समेशन इंडेक्स में लिख दिया है, आइंस्टाइन समेशन इंडेक्स में। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है। हाँ, मगर एक बात है, अब ये जो अल्फ़ा आई और अल्फ़ा जे है हमारे पास, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम नया नाम देंगे। और वो नया नाम क्या है? वो ये है कि हम लेट कर लेंगे कि जो अल्फ़ा आई और अल्फ़ा जे है ये असल में GIJ के इक्वल है। और ये GIJ क्या है? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, चूँकि हम 3 तक हमारी वेरिएशन है G11 G12 G13 G21 G22 G23 31 32 और 33, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह ताला जो है प्रॉपर ग्राउंड हमने सेट किया है, हम इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। हम प्रॉपर जो है, मैं टेंसर एनालिसिस की जो बुक है हमारी शाम सीरीज़ की, उसके हम क्वेश्चन भी करेंगे कोई 5-7, जिससे हमें मज़ीद जो है ये आर्क लेंथ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो फाइनल अब हम फार्मूले के ऊपर आ जाते हैं कि इसका फार्मूला फिर क्या बना। इसका फार्मूला बना DS² इज़ इक्वल टू समेशन I वेरीज़ 1 to 3 J वेरीज़ 1 to 3, और ये वाला हमारे पास है, इसको मैंने GIJ कह दिया, तो ये बन जाएगा GIJ DUI और DUJ। हमारे पास ये नया फार्मूला बन गया। इंशाल्लाह ताला हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो शाम सीरीज़ की बुक है उसमें से। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि कामयाबी जो है इंसान की वो इंसानों के साथ ही है। तो बाकी जो है एज़ ए ह्यूमन मुझसे अगर इस लेक्चर में कोई मिस्टेक हुई हो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, और मैं फुली वेलकम करता हूँ कि जो मिस्टेक हुई है वो मुझे बता दी जाए। बाकी अपनी पूरी कोशिश की है कि इस लेक्चर को जो है वो अच्छा लेकर चला जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।